हेलो एंड वेलकम टू द चैनल ईसीएस। माय नेम इज़ प्रियांशु दुबे। डेली बेसिस पे हम लोग द हिंदू के मेजर आर्टिकल से जितने भी आर्टिकल्स होते हैं उनसे संबंधित जीएस के क्वेश्चन, कौन से उन आर्टिकल से जीएस के क्वेश्चन निकल सकते हैं, करंट में क्या जरूरी है उस आर्टिकल से संबंधित, कौन सा आर्टिकल आपको द हिंदू का देखना है, ये भी मैं बताऊंगा। जो मैं बता देता हूँ कि इस वाले आर्टिकल को जरूर देखना है। आज एक आर्टिकल बहुत अच्छा है द हिंदू में जो आपको देखना है। मैंने प्रियांशु दुबे ऑफिशियल जो टेलीग्राम ग्रुप है, जहाँ पर ये फोटो जब आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पे तो आपको एक फोटो दिखाई देगी, उसको आप ज्वाइन कर लें। वहाँ पे जरूर मैं आर्टिकल डाल देता हूँ। हिंदी के भी आर्टिकल डालता हूँ, 2-3 और इंग्लिश के भी डाल देता हूँ जो मुझे लगता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप ECS यूट्यूब चैनल जिस पे आप देख रहे हैं अभी मुझे, उसको सब्सक्राइब करिए। चैनल को बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन डेली बेसिस पे मिल पाए। अपनी उपस्थिति को 100% रखने का प्रयास करिए। टॉप 100 बैच के बारे में मैंने आपको गूगल मीट में सारी की सारी जानकारी दे दी है। गूगल मीट हुआ जिसमें मैंने आपको टॉप 100 में किस प्रकार से सिलेक्शन होगा, इन लोगों को क्या क्या प्रोसेस उसके अंतर्गत किया जाएगा, क्या क्या इनिशिएटिव उसमें लिए जाएंगे, सब बताया गया। एक मीटिंग में और रखूंगा जूम पे, क्योंकि गूगल मीट में एक कंस्ट्रेंट होता है कि 100 से ज़्यादा लोग आ नहीं सकते। तो कल 100 से ज़्यादा लोग हो गए, वो पहुंच नहीं पाए बेचारे, वो फंस गए। तो एक जूम पे भी मीटिंग रखूंगा मैं, ठीक है। तो लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन, रिगार्डिंग द यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल ऑन रेजोल्यूशन प्रपोजिंग टू सेट अप अ कमीशन of inquiry into alleged human right violation around the Israel action in Gaza, which of the following statement is correct? रिगार्डिंग द यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, तो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल के द्वारा एक प्रस्ताव लेके आया गया जो ये प्रपोज करता है कि एक आयोग को सेटअप किया जाए, एक कमीशन को सेटअप किया जाए। किसके लिए? इंक्वायरी करने के लिए। किसकी इंक्वायरी करनी है? क्योंकि ऐसा लगता है ये यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल को कि इसराइल के द्वारा जो गाजा पर एक्शन हुआ वह ह्यूमन राइट का वायलेशन था। इस तरह के प्रस्ताव को यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल के द्वारा जब लाया गया तो वहां पर भारत के द्वारा एब्सटेन कर दिया गया, मतलब भारत ने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। तो स्टेटमेंट लिखा है पहला, यही द हिंदू की न्यूज़ है। एमंग द कंट्रीज दैट एब्सटेन्ड ऑन द वोट, एब्सटेन किया जिन लोगों ने इस प्रस्ताव पर भाग नहीं लिया, इस प्रस्ताव पर, अलॉन्ग विद इंडिया, भारत के साथ कौन कौन थे? जर्मनी, यूके और ऑस्ट्रिया। तो आपको बताना है क्या सही कथन है। दूसरा स्टेटमेंट लिखा है, बांग्लादेश और रशिया के द्वारा ये जो प्रस्ताव है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल के द्वारा, इस प्रस्ताव पर सपोर्ट किया गया कि हाँ, इसराइल के ऊपर एक इंक्वायरी कमीशन बैठनी चाहिए जो निर्धारित करेगी कि गाजा पर इसराइल के द्वारा किया गया जो एक्शन है वो ह्यूमन राइट का वायलेशन है। तो सही स्टेटमेंट दोनों में से कौन सा है? 1-2, नाइदर 1 नॉट 2। तो इसका सही स्टेटमेंट कौन सा है? तो आप कहेंगे इसका सही स्टेटमेंट है ओनली 2 इज द करेक्ट स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि सिर्फ भारत के साथ जर्मनी ने नहीं, यूके ने नहीं, ऑस्ट्रिया ने नहीं, बल्कि बल्कि भारत के साथ फ्रांस ने, इटली ने, जापान ने, नेपाल ने, नीदरलैंड ने, पोलैंड और साउथ कोरिया ने एब्सटेन कर दिया, भाग नहीं लिया। जबकि इस प्रस्ताव के फेवर में चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, रशिया, जबकि इस प्रस्ताव के अगेंस्ट में यूके, जर्मनी, ऑस्ट्रिया थे। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट को लताड़ लगाई गई है। ये कहा गया कि आप क्यों स्टेट गवर्नमेंट पर वैक्सीन के दबाव को डाल रहे हैं, वैक्सीन मैनेजमेंट के लिए स्टेट गवर्नमेंट पर क्यों आप दबाव डाल रहे हैं। ऑलरेडी स्टेट गवर्नमेंट बहुत सारी चीज़ों से बर्डनड है। आपने तो बजट में 35,000 करोड़ रुपए का प्रोविजन किया है वैक्सीन, कोविड-19 वैक्सीन के लिए, फिर आप स्टेट पे दबाव क्यों डाल रहे हैं? जो वैक्सीन आपको 150 रुपये में मिल रही है वो आप सेंट्रल को, वो आप स्टेट को, भाई केंद्र को जो वैक्सीन 150 रुपये मिल रही है वो स्टेट को 600 रुपये में खरीदने को क्यों कहा जा रहा है? तो ये इस तरीके सुप्रीम कोर्ट ने बातें करी, पहले ही पन्ने पे लिखी हुई हैं। तो बजट में आपको बताना है इनमें से कौन से कथन 2021-22 के बजट में सही है, नहीं, आर नॉट करेक्ट, सही नहीं लिखे हैं। इनमें से कौन से कथन है जो बजट 2021 में नहीं दिए हुए हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट अबाउट बजट 2021-22? ठीक है, पहला, द फाइनेंस मिनिस्टर अनाउंस दैट अ न्यू सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना, जो वित्त मंत्री है हमारी, उनके द्वारा इस बजट 2021 में अनाउंस किया गया एक नई सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जिसका नाम है प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना। दूसरा, कि इस प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना के अंतर्गत इसको लॉन्च किया गया तो इसमें 64,180 करोड़ रुपए का आउटले है। इतना पैसा रिलोकेट किया गया, इसमें एलोकेशन हुआ, और ऐसा ये पैसा 5 साल में 64,180 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना में स्पेंड किए जाएंगे। तीसरा स्टेटमेंट है कि 35,000 करोड़ रुपए का प्रोविजन किया गया है कोविड-19 वैक्सीन के लिए, किसमें? बजट 2021-22 में। आपको बताना है इनमें से कौन से कथन सही है, कौन से कथन सही नहीं है, नॉट करेक्ट लिखा हुआ है। तो पहला कथन एकदम सही है कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है। अगर आपको सेंट्रली स्पॉन्सर्ड और सेंट्रली सेक्टर स्कीम में फर्क नहीं पता तो आप मेरा वीडियो सर्च करिए यूट्यूब पे, प्रियांशु दुबे गवर्नमेंट स्कीम, 2 वीडियो आएंगे। पहला वीडियो मैंने सेंट्रली स्पॉन्सर्ड और सेक्टर में फर्क क्या बताया हुआ है। तो पहला स्टेटमेंट 100% सही है कि ये पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। जबकि दूसरा स्टेटमेंट आधी दूरी तक सही है, लगभग 90% सही है
10% गलत हो गया, एक छोटी सी दिक्कत है, क्योंकि ये लॉन्च किया गया था इतने आउटले के साथ, 64,180 करोड़ रुपए आउटले का एकदम सही लिखा हुआ है, लेकिन विद इन ओवर 6 ईयर नॉट 5 ईयर, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गया। और तीसरा स्टेटमेंट एकदम सही है कि 35,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं वैक्सीन, कोविड-19 वैक्सीन के लिए। इसका मतलब कौन सा गलत है? ओनली 2 इज द गलत, सी आंसर इसका सही है, ठीक है, ऑप्शन सी। अगला क्या निकला है? रेज एथेनॉल ब्लेंडिंग इन सरप्लस स्टेट, एक छोटा सा आर्टिकल निकला है कि एथेनॉल ब्लेंडिंग को बढ़ा दिया जाए जो सरप्लस स्टेट है वहां पर। तो ये क्वेश्चन उठता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट अबाउट एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल। हो सकता है इसमें तीनों स्टेटमेंट सही हो या तीनों ही गलत हो, मुझे खुद नहीं पता। इनमें से कौन से कथन सही नहीं है एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम के लिए? तो ये एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल इट वाज लॉन्च्ड इन जनवरी 2003 में से लॉन्च किया गया फॉर द सप्लाई ऑफ 5% एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल, मतलब पेट्रोल में 5% एथेनॉल ब्लेंडेड, उसको पेट्रोल को ब्लेंड कर दिया जाएगा, फिर 5% एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल के लिए 2003 में एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम की शुरुआत करी गई। द प्रोग्राम sought to promote the use of alternative and environment friendly fuels and to reduce import dependency for energy requirements। इस प्रोग्राम को शुरुआत करने का सबसे बड़ा उद्देश्य था कि इस प्रोग्राम के अंतर्गत अल्टरनेटिव एनवायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल्स के बारे में चर्चा की जाए, ताकि जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन हो रहा है या फिर और गैसेस का एमिशन हो रहा है जिससे पर्यावरण में दिक्कत हो रही है उससे बचा जाए, और साथ साथ जो हमारी निर्भरता है पेट्रोल को लेकर या डीजल या ऑयल को लेकर, उस निर्भरता को भी कम किया जा सके। तीसरा स्टेटमेंट लिखा हुआ है एथेनॉल इज अ बेसिकली एल्कोहल ऑफ 99% प्लस प्योरिटी विच कैन बी यूज्ड फॉर ब्लेंडिंग विद पेट्रोल। तो इस एथेनॉल के लिए कहा जा रहा है कि इट इज बेसिकली एल्कोहल ऑफ 99% प्लस प्योरिटी, 99% प्लस प्योरिटी है, विच कैन बी यूज्ड फॉर ब्लेंडिंग विद पेट्रोल, जो कि यूज किया जा सकता है पेट्रोल के साथ में ब्लेंडिंग करके, ठीक है। तो आपको बताना इनमें से कौन से कथन सही है। तो मेरे ख्याल से अगर आपने बचपन में पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ, एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम की शुरुआत 2003 में हुई और लक्ष्य ये रखा गया था। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है 100% और तीसरा स्टेटमेंट भी सही है 100%, इसलिए ऑल आर द करेक्ट, नॉट करेक्ट वाले गलत कोई नहीं, तीनों ही चारों ही सही है, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है, हाईकोर्ट के द्वारा अपहोल्ड किया गया पुडुचेरी में नॉमिनेशन का जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, एमएलए हैं, उनके नॉमिनेशन को चैलेंज किया गया था हाई कोर्ट में। तो हाई कोर्ट ने उनके नॉमिनेशन को अपहोल्ड कर दिया, रोक दिया कि ठीक है, जो नॉमिनेशन हुआ एकदम सही दशा में हुआ है। आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट अबाउट द पुडुचेरी लेजिस्लेटिव असेंबली। इनमें से कौन से कथन पुडुचेरी विधानसभा के संबंध में सही नहीं है? पहला स्टेटमेंट, द पुडुचेरी लेजिस्लेटिव असेंबली इज द यूनिकैमरल लेजिस्लेचर ऑफ द इंडियन यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी विच कंप्राइजेस 4 डिस्ट्रिक्ट। तो ये जो पुडुचेरी है ये एक सदनीय व्यवस्था है जो कंप्राइज करती है, ये यूटी का कंप्राइज करती है। इस पुडुचेरी के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? पुडुचेरी इटसेल्फ, कराईकल, माहे और यनम, ये 4 जगहें, जो 4 डिस्ट्रिक्ट हैं ये आते हैं। जबकि दूसरा स्टेटमेंट लिखा है कि इस विधानसभा के अंतर्गत 33 सीटें हैं, इनमें 5 सीटें रिजर्व हैं शेड्यूल कास्ट के कैंडिडेट के लिए, जबकि 3 मेंबर्स को नॉमिनेट किया जा सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। आपको बताना इनमें से कौन से कथन सही नहीं है। तो आपको पता लगेगा कि इनमें से दोनों ही कथन सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। तो इसका मतलब सही नहीं है उसने पूछा है, तो आप कहेंगे कि नाइदर वन नॉट टू, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक, क्योंकि ये दोनों कथन सही है। तो पुडुचेरी में जो मैंने आपसे बोला कि 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, कौन सा? पुडुचेरी इटसेल्फ, कराईकल, कराईकल, कराईकल दिख रहा है, कराईकल, कराईकल, ये दिख रहा है, माहे, 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 माहे दिख रहा है, माहे आपको। तो ये आप इसका यनम, ये यनम। तो कई बार इसका सीक्वेंस उत्तर से दक्षिण में पूछा जाता है, उत्तर से दक्षिण में यनम, पुडुचेरी और कराईकल, इसको याद रखना, भूलना मत, ठीक। जबकि दूसरा स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है कि इस यूटी पुडुचेरी के अंतर्गत, क्योंकि राष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग लेती है, इस यूटी के अंतर्गत 33 सीटें हैं, जिसमें 5 सीटें रिजर्व की गई एससी कैंडिडेट के लिए, जबकि 3 मेंबर को नॉमिनेट किया जाता है, ठीक। तो नॉमिनेट किया जाता है, एकदम सही सुना आपने, तो गलत नहीं सुना। अगला प्रश्न है एक एरिया को लेके, ये टिग्रे आपको दिख रहा है, टिग्रे। तो लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट टिग्रे विच वाज इन न्यूज रिसेंटली। ये टिग्रे जो स्थान है ये न्यूज चर्चा में रहा, तो इसके बारे में कौन सा कथन सही है? पहला स्टेटमेंट लिखा हुआ है इट शेयर्स इट्स बॉर्डर विद रेड सी। ये टिग्रे जो है ये लाल सागर के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। इट इज कंटिग्यूअस विद द गल्फ ऑफ एडन, ये गल्फ ऑफ अदन की खाड़ी से कंटिग्यूअस मतलब जुड़ा हुआ है। इरित्रिया हैज अ कॉमन बॉर्डर विद इट, और इससे जो बॉर्डर कॉमन बॉर्डर स्टेट करता है वो इरित्रिया करता है। मेरे ख्याल से डायग्राम दिख रहा होगा आपको कि टिग्रे ये जो क्षेत्र है इथियोपिया के उत्तर में, यहाँ पे फेमाइन को लेकर बहुत ज़्यादा बवाल चल रहा है,
तो टिग्रे ये एरित्रिया के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, एकदम सही स्टेटमेंट है, ठीक। एरित्रिया हैज अ कॉमन बॉर्डर विद, एकदम सही स्टेटमेंट है। लेकिन ये रेड सी के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, रेड सी दिखाई नहीं दे रहा, अभी थोड़ी देर में दिखाता हूँ। जबकि गल्फ ऑफ एडन से कंटिन्यूअस है, ये भी अंदर इथियोपिया के अंदर है तो, और इथियोपिया को तो बॉर्डर कर रहा है, बॉर्डर मतलब इथियोपिया घिरा हुआ चारों तरफ से लैंड लॉक कंट्री के रूप में। तो आपको दिखाई देगा कि ये इथियोपिया है, ये आपको दिख रहा है एरित्रिया है, ये सूडान है, ये साउथ सूडान है, इधर सोमालिया है, लैंड लॉक कंट्री इथियोपिया। इसके उत्तर में आपको टिग्रे दिख रहा है ये, तो ये एरित्रिया के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, एरित्रिया के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, लेकिन ये रेड सी के साथ साझा नहीं कर रहा, और ना ही अदन की खाड़ी से कोई इसका कंटिन्यूस कुछ कंटिन्यूटी उसकी दिखाई दे रही है। इसका मतलब यह है जो दो स्टेटमेंट है, पहला और दूसरा, ये दोनों गलत हैं, जबकि थर्ड स्टेटमेंट एकदम सही है कि एरित्रिया हैज़ अ कॉमन बॉर्डर विद इट, एरित्रिया इसके साथ कॉमन बॉर्डर शेयर करता है, एकदम सही स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका लास्ट क्वेश्चन है, लिखा है इनमें से कौन सा कथन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट प्राइम मिनिस्टर केयर्स फॉर चिल्ड्रन। हाल ही में एक स्कीम लॉन्च की गई है, इस स्कीम के अंतर्गत जो बच्चे कोविड-19 के चलते जिन बच्चों के माता पिता खत्म हो गए, जिनकी डेथ हो गई बेचारों की, अनाथ हो गए वो बच्चे, उनके लिए ये पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन की शुरुआत की गई। पहला स्टेटमेंट है, अ कॉर्पस ऑफ 10 लाख विल बी एलोकेटेड टू ईच ऑफ दीज चिल्ड्रन फ्रॉम द पीएम केयर्स फंड। इस पीएम केयर्स फंड के अंतर्गत कहा गया है कि एक कोष इकट्ठा किया जाएगा 10 लाख रुपए का उन बच्चों के लिए जिनके माता पिता का देहांत हो गया इस कोविड-19 महामारी के चलते। एजुकेशन टू द चिल्ड्रन अंडर 10 ईयर, 10 साल से कम उम्र के बच्चों को किस प्रकार से एजुकेशन को इंश्योर कराना है, केंद्रीय विद्यालय में मतलब एडमिशन दिलाकर या फिर किसी प्राइवेट स्कूल में एडमिशन दिला के। दूसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है। तीसरा कह रहा है, ऑल चिल्ड्रन विल बी एनरोल्ड एज अ बेनिफिशियरी अंडर आयुष्मान भारत स्कीम। जितने बच्चे हैं वो आयुष्मान भारत स्कीम के अंतर्गत एनरोल किए जाएंगे, मतलब इनको 5 लाख रुपए हेल्थ इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा। तो आपको बताने में से कौन से कथन सही है, यह तीनों ही कथन सही है, ऑल आर दी करेक्ट, ऑल आर करेक्ट। अगर आपने स्कीम नहीं पढ़ी तो आप मुझे सर्च करिए प्रियांशु दुबे गवर्नमेंट स्कीम्स, आपको गवर्नमेंट स्कीम के 2 वीडियो मिलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो हैं। खबर क्या है, ये कहा जा रहा है एम्ब्रेसिंग चिल्ड्रन, ये कहा गया कि स्पीडी इंप्लीमेंटेशन की है, जो आपने पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन की शुरुआत करी है, इसका स्पीडी इंप्लीमेंटेशन करना चाहिए सरकार को। तो आखिरी न्यूज़ है जो मैंने आपसे कहा था, आर्टिकल बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको पढ़ना चाहिए। ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है द हिंदू का, आप हिंदी मीडियम के हों चाहे आप इंग्लिश मीडियम के हों, आपको इस द हिंदू के आर्टिकल को जरूर देखना चाहिए, जिसमें लिखा हुआ है एडवर्स चेंजेस फेडरलिज्म इम्पेरिल्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, जहाँ पर भारत के इस संघवाद के दिक्कत क्या हो रही संघवाद को लेकर, हाल ही की सरकारों के द्वारा क्या किया जा रहा है, बार बार किस प्रकार से इंटरफेरेंस किया जा रहा है। राज्य के पास शक्ति होनी चाहिए लेकिन केंद्र इंटरफेरेंस कर रहा है, राज्य को नहीं दे रहा है पैसा बांटने के लिए, केंद्र सीधा लोगों के अकाउंट में पहुंचा रहा है, राज्य के इंटरफेरेंस को बंद कर दिया गया है। शिक्षा मंत्री के द्वारा जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी को किस प्रकार से लागू किया जाए की बातें चल रही हैं, तो राज्य के मंत्रियों को नहीं बुलाया गया है, सीधे सीधे सेक्रेटरी सचिव स्तर के लोगों को बुला के मीटिंग कर ली गई। तो किस प्रकार से फेडरलिज्म को तार तार किया जा रहा है, क्या दिक्कतें चल रही है, पूरा आर्टिकल डिफाइन करता है। क्वेश्चन क्या उठाया मैंने कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट फीचर्स ऑफ द फेडरल सिस्टम इन इंडिया। भारत में इनमें से कौन नहीं है फीचर ऑफ द फेडरल सिस्टम ऑफ इंडिया, भारत में इस फेडरल सिस्टम को नहीं दिखाते, कौन से ये फीचर है जो नहीं दिखाते फेडरल सिस्टम भारत में। पहला लिखा है सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, भारत में संविधान की सर्वोच्चता है, यह फेडरल सिस्टम का एक फीचर है, गुण है, आपको बताना है या नहीं है। तो हमने तो पूछा है कि इनमें से कौन सा फेडरल सिस्टम का गुण नहीं है। दूसरा लिखा हुआ है इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ये एक फेडरल सिस्टम का गुण है या नहीं है। तीसरा लिखा है इंटीग्रेटेड जुडिशरी, हमारी जुडिशरी इंटीग्रेटेड है। और चौथा लिखा है ऑल इंडिया सर्विसेज, आपको बताना है फेडरलिज्म का इनमें से कौन सा फीचर नहीं है। तो मेरे ख्याल से फेडरलिज्म आपको पता है, फेडरलिज्म का मतलब है कि 2 तरह के फेडरलिज्म आप लोग हमेशा पढ़ते हैं, बाउंड टुगेदर, कम टुगेदर। भारत में बाउंड टुगेदर तरह का फेडरलिज्म है, ठीक। फेडरलिज्म हमारा कैसा है, बाउंड टुगेदर है। और क्योंकि फेडरलिज्म है, क्योंकि हमारे यहाँ फेडरलिज्म की बातें हमेशा की जाती हैं, फेडरल स्टेट है, लेकिन हाँ हमारे यहाँ दिक्कत ये है कि हमने कनाडा के इस संविधान से जो चीज़ कॉन्सेप्ट उठाया है, उस कॉन्सेप्ट के अंतर्गत हमारा यूनियन ज़्यादा मजबूत है, स्टेट थोड़े कमजोर है, तुलनात्मक रूप से कमजोर है। तो इस फेडरलिज्म के अंतर्गत क्या क्या सही है, तो आपको पता होना चाहिए कि संविधान की सर्वोच्चता है, शायद यही कारण है कि संविधान सर्वोच्च है, इसलिए जो अक्षर से संविधान में लिखा हुआ है उनका पालन करना केंद्र और राज्य दोनों का ही दायित्व है, सुप्रीम कोर्ट वरना फिर ओवररूल करेगा। दूसरा लिखा है इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ये भी इसी के चलते इंडिपेंडेंट जुडिशरी इंडिपेंडेंट है भारत में, ये भी भारत में फेडरल सिस्टम का एक फीचर है। तीसरा लिखा है इंटीग्रेटेड जुडिशरी, इंटीग्रेटेड जुडिशरी का मतलब सेंटर की जुडिशरी अलग नहीं है, स्टेट के लिए अलग से कुछ कोई अलग जुडिशरी नहीं चल रही है, पूरा ही पूरा ओवर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार कह दिया कि हमारे द्वारा दी गई जो आज्ञा है वो भारत में सभी जगह लागू होगी, तो एक तरीके का यूनिटरी नेचर हो गया, ये फेडरल नेचर नहीं हुआ, डिवीजन ऑफ पावर नहीं दिखाई दे रहा इसमें हमको। ऑल इंडिया सर्विसेज, अखिल भारतीय सेवाएं, अब अखिल भारतीय सेवाओं की बात करी जाए तो सेंट्रल रिक्रूट कर रहा है,
जबकि वो जाके स्टेट राज्य में अपनी चला रहे हैं। राज्य में केंद्र सरकार राज्य सरकार के प्रशासन में हस्तक्षेप करता है IAS IPS के रिक्रूटमेंट के साथ, अपॉइंटमेंट के साथ, क्योंकि हैं तो बाशिंदे वो सेंट्रल के। तो ये सब चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। इसका मतलब ये 3 और 4 ये नहीं है, क्या नहीं है, ये 3 and 4 दीज आर नॉट द फीचर ऑफ फेडरल सिस्टम ऑफ इंडिया। फीचर्स नहीं है कि 1 and 2 आर द फीचर्स। इसका मतलब इसका सही आंसर यहाँ पे सही कर लीजिए आप, 4 and 3 लिखना था, लिख गलत गए, 3 and 4, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, 3 and 4, ठीक है, 3 and 4 ऑप्शन सी, मैंने सही कर दिया। थैंक यू सो मच। ज्वाइन करिए टेलीग्राम चैनल को। आप प्रियांशु दुबे ऑफिशियल को सर्च करेंगे तो आपको एक फोटो दिखाई देगी, साथ में आप इंश्योर सिविल सर्विसेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। बेल आइकन पर प्रेस करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए। बाकी टॉप 100 बैच का क्या कॉन्सेप्ट है मैं गूगल मीट पे एक बार बता सका हूँ। आप ग्रुप में आएंगे तो आपको वहाँ पे लोग बात करते हुए दिख जाएंगे, वरना मैं एक जूम मीटिंग और ऑर्गेनाइज कराऊंगा जहाँ पे थोड़ा और विस्तार से बातें की जाएंगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।